सुबह के 10 बजे थे, ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। अगर वो 11 बजे भी स्टेशन के लिए निकली तब भी ट्रेन के वक्त पर पहुंच जाएगी। श्वेता ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। स्टेशन 6-7 मिनट की दूरी पर ही तो था। श्वेता एक बार रसोई में गई। महाराज नाश्ते की लगभग सभी चीजें बना चुके थे। 11 बजे तक नाश्ता टेबल पर तैयार रखने का आदेश देकर वो वापस ड्राइंग रूम में आ गई और सरसरी तौर पर सजावट की मुआवना करने लगी। ड्राइंग रूम की एक एक चीज उसकी अमीरी का परिचय दे रही थी। रीता तो दंग रह जाएगी ये सब देखकर। श्वेता की संपन्नता देखकर शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, पश्चाताप हो। रीता श्वेता की छोटी बहन थी। आज वह श्वेता के यहाँ एक हफ्ते के लिए आ रही है। ऐसा नहीं कि रीता ने श्वेता का घर नहीं देखा है, लेकिन वह यहाँ 4 वर्ष पहले आई थी। पिछले 4 वर्षों में तो श्वेता के पति अमर ने व्यवसाय में कई गुना प्रगति कर ली है और उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगी है। 4 साल पहले जब रीता यहाँ आई थी तो श्वेता 5000 वर्ग फुट की जगह में बने बंगले में रहती थी, लेकिन आज वह शहर के सबसे पॉश इलाके में अति अमीर लोगों की कॉलोनी में 25,000 वर्ग फुट में बने एक हाई फाई बंगले में रहती है। तो अपनी संपन्नता के बारे में सोचकर श्वेता की गर्दन गर्व से तन गई। श्वेता का मायका भी बहुत संपन्न है। श्वेता से 3 साल छोटी है रीता। पढ़ने में श्वेता का कभी मन नहीं लगा। वह सारा दिन बस अपने उच्च वर्गीय शौक पूरे करने में बिता देती थी। इसीलिए 20 वर्ष की होने से पहले ही उसके पापा ने अमर के साथ उसका विवाह कर दिया। अमर से विवाह करके श्वेता बहुत खुश थी। रुपया, पैसा, ऐशो आराम, बस और क्या चाहिए जीवन में। हर काम के लिए नौकर। श्वेता जैसी सुख सुविधाएं चाहती थी वैसी उसे मिली थी। पापा रीता का भी विवाह जल्द ही कर देना चाहते थे, लेकिन वह तो सबसे अलग सांचे में ढली हुई थी। जब देखो तब किताबों में घुसी रहती। पढ़ाई के अलावा भी ना जाने और कौन कौन सी किताबें पढ़ती रहती। उसे एक अलग ही तरह के लोग और परिवेश पसंद था। स्कूल कॉलेज में भी वह बस पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। उसे रुपयों की चकाचौंध में जरा भी रुचि नहीं थी। तभी एक से एक धनी घरों के रिश्ते ठुकराते हुए 3 साल पहले उसने अचानक कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से विवाह करके सबको सख्ती में डाल दिया। घर वालों को यह बर्दाश्त न हुआ। तभी से उसके मम्मी पापा ने रीता से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन एक ही शहर में होने के बाद माता पिता आखिर कब तक बेटी से नाराज रहते। इधर 6-7 महीने से उन लोगों ने रीता और उसके पति देव को घर बुलाना और उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। तब श्वेता ने भी रीता से फोन पर बात करना और उसे अपने घर आने का आग्रह करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि श्वेता को रीता से बहुत लगाव है और वह बस उसे स्नेहवश उससे मिलने को आतुर है, बल्कि श्वेता तो अपनी संपन्नता के प्रदर्शन से रीता को चकाचौंध करके उसे यह एहसास दिलाना चाह रही है कि देखो तुमने मामूली आदमी से शादी करके क्या कुछ खो दिया है जिंदगी में। श्वेता और उसके परिवार ने जीवन में हमेशा पैसे को महत्व दिया था, चाहे उसके पापा हो या पति, दोनों ही पैसे से ही आदमी को छोटा बड़ा समझते थे। 11:15 बज गए तो श्वेता ने अपने विचारों को समेटा और ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। चमचमाती कार में बैठकर वह स्टेशन पहुंची। समय पर ट्रेन आ गई। स्लीपर क्लास से उतरती रीता पर नजर पड़ते ही श्वेता का जी कसैला हो उठा कि अगर अमीर घर में शादी करती तो इस समय प्लेन से उतरती। ओ दीदी कैसी हो, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। रीता ने लपक कर श्वेता को गले लगा लिया और जोर से बाहों में भींच लिया। क्षण भर को श्वेता के मन में भी बहन से मिलने की ललक पैदा हुई, पर तभी अपनी प्योर सिल्क की साड़ी पर उसका ध्यान चला गया कि उफ, गंदे कपड़ों में ही छू लिया रीता ने। पता नहीं ट्रेन में कैसे कैसे लोग होंगे। अब तो घर जाकर तुरंत इसे बदलकर ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। घर पहुंचकर श्वेता ने रीता को बैठने भी नहीं दिया, सीधा पहले नहाने भेज दिया। ट्रेन के सफर के कारण रीता के शरीर से गंध सी आ रही थी। श्वेता स्वयं भी कपड़े बदलने चली गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवाकर श्वेता ने रीता को आवाज लगाई। मोबाइल पर बात करते हुए रीता आकर कुर्सी पर बैठ गई। बात खत्म करके उसने मुस्कुराकर श्वेता को देखा। बाप रे दीदी, ये इतना सारा क्या क्या बनवा दिया तुमने। रीता आश्चर्य से नाश्ते की ढेर सारी चीजों को देखकर बोली, कुछ भी तो नहीं, जब तक यहाँ है अच्छी तरह खा पी ले, वहाँ तो पता नहीं। श्वेता ने अपने आप को एकदम से रोक लिया, वरना वह कहना चाह रही थी कि एक मामूली सी तनख्वाह में वो दाल रोटी से अधिक क्या खा पाती होगी भला, पर यह कहने से अपने आप को रोक नहीं पाई कि यहाँ तो रोज ही यह बनता है। तेरे जीजा जी तो ड्राई फ्रूट्स के हलवे के सिवा और कोई नाश्ता ही नहीं करते। अरे हाँ, जीजा जी क्या ऑफिस चले गए। रीता ने उत्साह से पूछा। नहीं, वे तो काम से दिल्ली गए हैं, वहीं से फिर हैदराबाद और फिर मुंबई जाएंगे। व्यवसाय बढ़ गया है, महीने में 15 दिन तो वे बाहर ही रहते हैं। श्वेता ने अपने सर में भरसक गर्व का फुट भरते हुए कहा। और तुमने भी दोनों बच्चों को क्यों हॉस्टल में डाल दिया। बच्चे घर में होते हैं तो रौनक कहती है। रीता ने एक और मुंह में डालते हुए कहा। अरे इनका स्कूल माना हुआ है, इनकी इच्छा तो फॉरेन भेजने की थी, पर मैंने कहा अभी बहुत छोटे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भेज देना फॉरेन, अभी तो मनाली ही ठीक है। यूँ भी जब पैसे की कोई कमी नहीं है तो बच्चों को क्यों ना बेस्ट एजुकेशन दिलाई जाए। हाँ, जिनके पास पैसा ना हो उनकी मजबूरी है। कहते हुए श्वेता ने एक चुपती हुई गर्वेली दृष्टि रीता पर डाली, लेकिन तब तक रीता के मोबाइल पर बीप की आवाज आई और वह मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। लिहाजा श्वेता को चुप रह जाना पड़ा। फिर तो जब तक दोनों नाश्ता करती रही, रीता मैसेज पढ़ती रही और जवाबी मैसेज भेजती रही। उसने एक बार भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। उल्टे हाथ से लेटर टाइप करते हुए सीधे हाथ से एक और उठाती और मुंह में डाल देती। क्या खा रही है, कैसा स्वाद है, मैसेज में मगन रीता को कुछ पता नहीं चल रहा था। श्वेता मन ही मन खींच रही थी कि उसके इतने कीमती और ढेर सारे नाश्ते पर रीता का ध्यान ही नहीं है। रीता के लगातार बेवजह हंसते रहने को श्वेता उसकी आंतरिक खुशी नहीं, उसकी दुख छिपाने की चेष्टा ही समझी। श्वेता जैसी ही बुद्धिहीन और समझ क्या सकती थी। तभी तो यह सुनकर कि रीता के यहाँ खाना बनाने को बाई या नौकर नहीं है, श्वेता अवाक उसे देखती रही। इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है दीदी, दो ही तो लोग हैं, देव को भी खाना बनाने का शौक है, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं और जरूरी बातचीत भी हो जाती है। रीता ने सहज रूप से उत्तर दिया। अब तो श्वेता के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। पुरुष और रसोई में, यह तो जैसे दूसरी दुनिया की बात है। उसने ना तो अपने पापा को कभी किचन में जाते देखा, ना कभी अमर ने ही कभी वहाँ पैर रखा। पुरुष तो छोड़िए, श्वेता ने तो अपने घर की औरतों यानी अपनी मम्मी या दादी को भी सिवाय नौकर को क्या बनेगा के निर्देश देने के और किसी काम से किचन में पैर रखते नहीं देखा। पर तूने खाना बनाना कहाँ से सीखा, श्वेता ने प्रश्न किया। देव से ही सीखा दीदी, वे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, रीता ने उत्तर दिया।
किचन की गर्मी में रीता खाना बनाती है, रोटियां बेलती है, सोच कर ही श्वेता को पहली बार बहन से सचमुच सहानुभूति हो आई। असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं होती कि एक नौकर ना रखा जा सके। इतना कंजूस भी क्यों है देव? श्वेता विषाद भरे स्वर में बोली। ये कंजूस नहीं है दीदी, उन्होंने तो बहुत कहा था कि एक नौकर रख लो, लेकिन जिद करके मैंने ही मना किया। हाथ पैर चलते रहते हैं तो शरीर पर बेकार की चर्बी नहीं चढ़ती, और ना बैठे बैठे खाते रहो तो मोटे होकर 100 परेशानियों को निमंत्रण दो। रीता तो सहज बात बोल गई, लेकिन श्वेता को लगा रीता उस पर व्यंग कर रही है। सचमुच कम उम्र में एक के बाद एक दो बच्चे और उस पर तर माल खाकर बस सारा दिन आराम करना, घूमने के नाम पर गाड़ियों में घूमना, पार्टियों में जाना और मॉल में शॉपिंग करना, और करती ही क्या है श्वेता? तभी तो जगह जगह थुलफुल मांस की परतें झांकने लगी है। शरीर बड़ी मुश्किल से कपड़ों में समाता है। पहली बार रीता के छरहरे कसे शरीर को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया श्वेता ने। वह रीता से मात्र 3 वर्ष बड़ी है, लेकिन मोटे हो जाने के कारण 10 वर्ष बड़ी लग रही है, जबकि रीता के चेहरे और शरीर पर आज भी 20-21 की उम्र वाली कमनीयता बरकरार है। श्वेता भी कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। एक ही दिन हुआ है रीता को आए, लेकिन सुबह से देव के ना जाने कितने फोन और मैसेज आ गए होंगे। अब भी शायद दोनों एक दूसरे को मैसेज कर रहे होंगे। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन लग रहा है मानो महीना भर पहले ही शादी हुई है। कितनी दीवानगी है एक दूसरे के लिए। पहली बार श्वेता के मन में एक गहरी ठेस उठी। शादी के इतने सालों में कभी याद नहीं किया काम के सिवा अमर ने। उनके टूर पर जाने पर यदि कभी अकेलेपन से उबकर श्वेता ही बातचीत के उद्देश्य से फोन मिलाती तो अमर झल्ला जाता कि मेरे पास फालतू बातें करने के लिए टाइम नहीं है। दिन में नहीं सही, लेकिन रात में भी अमर का कोई ना कोई बहाना रहता कि पार्टी के साथ मीटिंग में हूँ या डिनर पर काम की बातें हो रही है या फिर सो रहा हूँ। हार कर श्वेता ने फोन करना बंद कर दिया, लेकिन आज रीता और देव को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते देखकर श्वेता के अंदर एक टीस सी उठी। इस बात तो 4 दिन हो गए अमर को गए हुए। पहुंचने के फोन के बाद से कोई खबर नहीं है। देर तक छटपटाती रही श्वेता। सुबह से रीता के फोन को चैन नहीं है, और श्वेता उसका फोन इतना खामोश है कि पता ही नहीं चलता है कि फोन पास है या नहीं। हाथ में पकड़े मोबाइल को देर तक घूरती रही श्वेता, और फिर अमर को फोन लगाया। 7-8 बार लगातार फोन किया श्वेता ने, लेकिन अमर ने फोन नहीं उठाया। लगता है फोन साइलेंट मोड पर करके सो गए हैं। रीता सो रही है या? सहज कुतूहल और ईर्ष्या के वशीभूत होकर श्वेता उठकर रीता के कमरे तक गई। दरवाजा बंद नहीं था, केवल पर्दे लगे थे। श्वेता ने बहुत थोड़ा सा पर्दा सरका कर देखा। पलंग के सिरहाने वाले कोने पर एक मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। उस रोशनी को देखकर श्वेता के मन का अंधेरा घना हो गया। आकर चुपचाप बिस्तर पर लेटकर देर रात तक अपने आप को तसल्ली देती रही। श्वेता की कल सुबह उठते ही उसकी इतनी मिस कॉल देखकर अमर खुद ही फोन लगा लेंगे। दूसरे दिन नाश्ता करते हुए रीता ने टोक ही दिया, कल से देख रही हूँ दीदी, जीजा जी का एक बार भी फोन नहीं आया। जले मन पर मानो नमक छिड़क दिया रीता ने। तिल मिलाकर कहने ही जा रही थी कि बहुत काम रहता है अमर को। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना इतना आसान नहीं है। देव की तरह फुर्सत नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल पर पत्नी से बातें या मैसेज करते रहे। लेकिन हड़बड़ाकर झूठी बोल गई। सुबह ही तो तेरे आने से पहले बहुत देर तक बातें हुई थी, फिर रात में भी बहुत देर तक बातें करते रहे। आखिर मैंने ही कहा कि अब सो जाओ, तो बड़ी मुश्किल से फोन काटा। कहते हुए श्वेता रीता से आंखें नहीं मिला पाई। नाश्ता परोसने के बहाने आंखें यहाँ वहाँ घुमाती रही। मोबाइल को हाथ में पकड़े श्वेता घूर रही थी। सुबह के 10 बज गए हैं। क्या अब तक अमर सोकर नहीं उठे होंगे? क्या उन्होंने मेरी मिस कॉल नहीं देखी होगी? क्या एक बार भी फोन नहीं लगा सकते? पता नहीं क्यों अचानक श्वेता का मन तेजी से यह इच्छा करने लगा कि काश अमर का फोन आ जाए। हमेशा से इस अकेलेपन को आजादी मानने वाली श्वेता आज रीता के सामने बैठकर अचानक ही क्यों इस अकेलेपन से उब उठी है? क्यों किसी के कोने में जाकर बात करने को उसका मन ललायित हो उठा? अपने आप के साथ रहकर जो अकेलापन कभी अकेलापन नहीं लगा, वही रीता के साथ होने पर भी क्यों आज इतने बरसों बाद काट खाने को दौड़ रहा है? शायद इसलिए कि रीता उसके साथ उसके सामने होते हुए भी लगातार देव से जुड़ी हुई है। उसके साथ और जुड़ाव का एहसास ही श्वेता के अकेलेपन को लगातार बढ़ाता जा रहा था। श्वेता ने फिर अमर को फोन लगाया, लेकिन अब की बार उसका फोन स्विच ऑफ मिला। झुंझुलाकर श्वेता ने अमर के ऑफिस में फोन लगाया। उसके पीए को तो कम से कम पता ही होगा कि अमर कहाँ है, किस होटल में ठहरे हैं। ऑफिस में जिसने भी फोन उठाया झिझकते हुए बताया कि सर की पीए तो सर के साथ ही दिल्ली गई है। श्वेता सन्न रह गई। तो इसीलिए अमर फोन नहीं उठा रहे हैं रात में, और सुबह से ही फोन स्विच ऑफ होने का कारण भी यही है। दिल्ली के बाद हैदराबाद, फिर मुंबई, एक से एक आलिशान होटल। और श्वेता हर बार कहती कि घर में बच्चे तो है ही नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। तो अमर बहाना बना देते कि मैं तो दिन भर काम में रहूंगा, रात में भी देर तक मीटिंग चलती रहेगी, तुम कहाँ तक मेरे पीछे दौड़ोगी? बेकार होटल के कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाओगी। सच ही तो है, पत्नी की जरूरत ही नहीं है, पीए को साथ ले जाने में ही ज्यादा सुविधा है। दिन भर काम में मदद और रात में बिस्तर में साथ। अचानक श्वेता की आंखों के सामने आपस में हंसी चुगल करते हुए खाना बनाते और काम करते देव और रीता के चित्र घूम गए। पहले जिस बात को सुनकर श्वेता तुच्छता से हंस दी थी, आज उसी चित्र की कल्पना कर के उसे ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या, शोभ, अमर द्वारा दिया जा रहा धोखा और अपमान सब श्वेता की आंखों से बहने लगे। क्यों बुलाया रीता को उसने? आराम से इस ऐश्वर्य और पैसे से खरीदे गए सुख साधनों से अपने आप को संपन्न सुखी मानकर सुख से बैठी रहती थी कि रीता ने आकर उसके सुख को चूर चूर कर दिया। जीवन में पहली बार रीता का सुख और चेहरे की चमक देखकर श्वेता को लगा कि पैसा ही सुख का पर्याय नहीं है। रीता के चेहरे को घूर घूर कर श्वेता दुख की लकीर ढूंढना चाह रही थी। आज उसी चेहरे की चमक देखकर उसके अपने चेहरे पर मायूसी के बादल छा रहे हैं। अब वो रीता के चेहरे पर नजर डालने की ही इच्छा नहीं कर पा रही है। डर रही है उसके चेहरे की रोशनी से खुद के मन का अंधेरा और घना ना हो जाए। दोपहर के खाने के बाद दोनों बातें करने बैठी। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है दीदी? बच्चे हॉस्टल में हैं, जीजाजी इतने इतने दिन टूर पर हैं, पहाड़ सा दिन अकेले कैसे काटती हो? रीता के चेहरे पर श्वेता के लिए सचमुच की हमदर्दी थी। शाम को दोनों फिर घूमने निकल गई। श्वेता रीता को शहर के सबसे महंगी बुटीक में ले गई। अपने लिए कोई सूट पसंद कर ले, श्वेता ने कहा।
बाप रे, यहाँ तो सारे सूट बहुत महंगे हैं और चमक दमक वाले हैं। मैं ऐसे सूट पहनकर कहाँ आ जाऊंगी दीदी? इतनी चमक दमक मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करती। रीता के स्वर में चमक दमक के लिए तिरस्कार और अपने प्रोफेशन के प्रति स्वाभाविक गर्व का आभास था। चोट मानो श्वेता पर ही हुई थी। तब भी श्वेता ने बहुत कहा, पर रीता मुख्यतः पैसों पर ही अड़ी रही। कहती रही कि यह फिजूल खर्ची है। अरे शादी के बाद पहली बार आई है, पैसों की चिंता मत कर, मैं गिफ्ट दे रही हूँ। श्वेता बोली, बात पैसों की नहीं है दीदी, तुम दो या मैं दूं, बात वस्तु के उपयोग की है। बेकार कबर्ड में बंद पड़ा रहेगा। अब मैं तुम्हारी तरह हाई फाई बिजनेस पार्टियों में तो जाती नहीं हूँ, कहकर रीता बुटीक से बाहर आ गई। रात खाना दोनों बाहर ही खाकर आई। घर लौटते ही देव का फोन आया। सेमिनार खत्म हो चुका है, वो सुबह की फ्लाइट पकड़कर आ रहा है। उसने रीता से भी कहा कि कल ही फ्लाइट से वापस आ जाओ। पर तेरा तो परसों रात का रिजर्वेशन है ना? श्वेता ने पूछा। उसे मैं कल सुबह कैंसिल करवा आऊंगी, 11 बजे की फ्लाइट है, टिकट तो मिल ही जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचकर ही ले लूंगी, 2 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रीता के चेहरे की चमक और खुशी दोनों जैसे कई गुना बढ़ गई थी। इतने सालों बाद आई है, ठीक से बात भी नहीं कर पाई और 2 ही दिन में वापस जा रही है। ऐसा भी क्या है कि देव 2 दिन भी नहीं छोड़ सकता तुझे? श्वेता नाराजगी वाले स्वर में बोली, फिर कभी आ जाऊंगी दीदी, बल्कि तुम ही क्यों नहीं आ जाया करती? बच्चे दोनों घर पर नहीं है और जीजाजी इतने दिन टूर पर है। उफ, कैसे रहती हो तुम? रीता के स्वर में सहजता थी, लेकिन श्वेता को लगा रीता कटाक्ष कर रही है। सच ही तो है, ऐसी दीवानगी है एक दूसरे के लिए जैसी श्वेता ने अपने लिए 4 दिन भी नहीं देखी। दीवानगी नहीं देखी यह बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं देखी, देखी है पैसे के लिए, पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज के लिए। एक श्वेता में भी तो दीवानगी बस पैसे के लिए ही रही है और किसी के लिए भी जीवन में दीवाना हुआ जा सकता है। यह तो रीता को देखकर पता चला। जो रीता महज पैसों की खातिर महंगा सूट नहीं खरीद रही थी, वह और देव से 2 दिन जल्दी मिलने की खातिर प्लेन से वापस जाने को तैयार हो गई। जो श्वेता से मिलने वह साधारण स्लीपर क्लास में आई थी। यानी पैसा है, लेकिन मनुष्य के लिए पैसा है, पैसे के लिए मनुष्य नहीं है। जिस शानदार पलंग पर श्वेता पैर पसारकर निश्चित सोती थी, आज उसी पलंग पर मानो वह अंगारों की जलन महसूस कर रही थी। वह यहाँ अकेली है और वहाँ अमर के साथ। पैसे से हर सुख नहीं खरीदा जा सकता। कम से कम औरतों के बारे में तो यह बात लागू होती ही है। उठकर श्वेता पता नहीं किस अनजाने आकर्षण में बंधकर रीता के कमरे की तरफ गई। देखा बिस्तर के सिरहाने की तरफ मोबाइल की रोशनी झिलमिला रही थी। अपने पलंग पर औंधी पड़कर श्वेता सुबकने लगी। उसका गुरूर टूटकर आंखों के रास्ते बहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों